नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी चल रही है। इसका हम चैप्टर नंबर 1 देख रहे थे। आज उसका हम दूसरा वाला भाग स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। व्हाट इज़ इकोसिस्टम। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में पहले हमें दिखाया था कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे बदल रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी थी इन्वायरमेंट क्या है। तो टीचर ने बताया जो तुम्हें चारों तरफ दिख रहा है वो इन्वायरमेंट है। तो रवि ने बोला था सब कुछ इन्वायरमेंट है, मेरे दोस्त, ये चेयर टेबल सब कुछ है। तो टीचर ने बोला हाँ सब कुछ इन्वायरमेंट है। उसके बाद एक छोटा सा काम करने के लिए दिया था कि आपके आसपास जो भी चीज़ें उनकी लिस्ट बनाइए। जो आप लिस्ट बनाओगे वो सब इन्वायरमेंट का पार्ट होंगी। उसके बाद हमने कंपोनेंट देखे इन्वायरमेंट के। तो कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। ये 3 कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के। नेचुरल में वाटर हाइड्रोस्फीयर था, एयर एटमॉस्फेयर था, लैंड लिथोस्फीयर था और लिविंग थिंग बायोस्फीयर थी। ह्यूमन मेड में पार्क थे, बिल्डिंग थी, ब्रिजेस थे, रोड थे। ह्यूमन में इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी ये सब थे। उसके बाद हमने ये देखे थे बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक मतलब जिसमें जान होती है, मतलब जिंदा वाली चीज़। एबायोटिक मरी हुई चीज़। सॉरी। ठीक है। उसके बाद हमने नेचुरल इन्वायरमेंट देखा था। नेचुरल में क्या क्या आते हैं? लिथोस्फीयर मतलब वो जगह जहाँ हम रहते हैं। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर मतलब जहाँ पानी भरा रहता है। एटमॉस्फेयर जहाँ पे हवा रहती है। ये सब हम पुरानी वाली वीडियो में देख चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोसिस्टम होता क्या है। ये मैं हेडिंग डाल देता हूँ इकोसिस्टम। यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब अगर कोई इन्वायरमेंट है, जैसे हम यहाँ से समझें, ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है। हमने देखा था कि एक जगह होती है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जहाँ पे सब लोग रहते हैं। ये 3 जगह से मिलकर बना होता है। एक होता है लैंड जहाँ पे पशु रहते हैं, हम लोग रहते हैं। तो इसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। एक होता है पानी, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। और एक होती है एयर, ये चारों तरफ एयर है, तो इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। इन तीनों की जो मिलने की जगह होगी वो होगी बायोस्फीयर। यहाँ पे लाइफ सस्टेन होती है, रहती है। तो इकोसिस्टम में क्या है कि इंटरेक्शन होगी। किस किस के बीच में इंटरेक्शन होगी? इसकी इससे। यहाँ पे मान लो एक शेर होगा, शेर की इससे इंटरेक्शन होगी। और बतख की कमल से इंटरेक्शन होगी, मछलियों से होगी, इंसानों की बतख से होगी। ये सब सांस ले रहे हूँ तो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन होगी। तो ये जो इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से व्यवहार। तो इसी इंटरेक्शन को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो इट इज़ ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग मतलब ये बैल, हम लोग जो सांस लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। पेड़ भी आते हैं लिविंग में। विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर कौन सा हो गया? पानी हो गई, पर्वत हो गए। और केमिकल फैक्टर कौन से हो गए? ऑक्सीजन, केमिकल जो हम सांस लेते हैं। ठीक है। तो इन सब की आपस में जो इंटरेक्शन होगी, उस इंटरेक्शन के साथ क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होगी? जैसे पेड़ है, पेड़ CO2 लेते हैं, बदले में ऑक्सीजन बनाते हैं। वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं सांस लेने में, हम लोग CO2 बाहर छोड़ते हैं। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई किसके साथ? पेड़ पौधों के साथ। तो एनी इंटरेक्शन और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, इन सब को हम बोलते हैं इकोसिस्टम।
तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन आप यहाँ से अपने लिख सकते हो। ठीक है, अब इकोसिस्टम, अब जो रवि था ना, रवि जो उदास हो गया था, उसका प्लेग्राउंड टूट रहा है और वहाँ पे एक फ्लैट मल्टी बनाई जा रही, फ्लैट बनाए जा रहे हैं। तो एनसीसी कैंप पे रवि ने एक क्लास अटेंड, रवि की जो क्लास जो एक एनसीसी कैंप अटेंड कर रही थी, वहाँ पे जैसी बोलती है, देखो कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, ये जैसी बोल रही है कि कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इसने मुझे मेरे घर केरला की याद दिला दी। आप सब लोगों को आना चाहिए केरला में और देखना चाहिए वहाँ पे कितनी भयंकर मूसलाधार बारिश होती है और कितनी हरियाली है और बहुत सारे कोकोनट के पेड़ हैं, नारियल के। चलो हम केरला देख लेते हैं, केरला कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो हम मैप में देखेंगे, मैप में साउथ में ये रहा केरला, यहाँ पे केरला के इधर इधर समुद्र है पूरा, इधर तमिलनाडु और कर्नाटक का बॉर्डर है। तो मैप में तो ये केरला, अब देखो कितना ब्यूटीफुल है केरला, है ना, कितनी हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पानी है। तो इसी केरला की बात कर रही है जैसी, बोलती है कि आप हमारे केरला आओ और देखो कितनी हरियाली है, कितनी भयंकर बारिश होती है और कोकोनट के पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, ये किसने बोला? जैसी ने। अब जो हीरा था ना, हीरा जो जैसलमेर से आया था, अभी मैं दिखाऊंगा जैसलमेर कहाँ है, वो बोलता है कि हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल बारिश नहीं होती है, हमारे यहाँ पे तो केवल कंकड़, कीकर, कीकर राजस्थान में कंकड़ होती है, और सैंड मतलब रेता, हमारे यहाँ पे तो केवल कीकर और सैंड है, जितनी दूर तक देख सको वहाँ तक। हाँ, वहाँ पे कभी कभी कैमल्स मतलब ऊँट मिल जाएंगे। ये किसने बोला? रवि ने, हंसते हुए। तो रवि, वो जो हीरा बोल रहा था ना कि भैया केरला में तो तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, पेड़ पौधे लगे हैं, कोकोनट के पेड़ लगे हैं, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे तो केवल रेगिस्तान है। तो रवि बोलता है कि हाँ, वहाँ पे ऊँट भी मिल जाएंगे। अब देखो, इसकी बात कर रहा था हीरा, दूर दूर तक रेत है, दूर दूर तक, ये देखो ये पूरी रेत है, ये रेत रेत ये रेत, यहाँ पे ऊँट दिख रहे हैं और छिट्टा पुट्टा एक दुख ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वो भी छोटे छोटे। तो राजस्थान में तो दूसरा ही है बिल्कुल। ठीक है, मैप में देखा कहाँ है राजस्थान, ये रहा राजस्थान, ये है राजस्थान। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि केरला के पास में समुद्र है, तो वहाँ पे तो पानी, अच्छी बरसात हो जाती है। राजस्थान के आसपास कोई समुद्र नहीं है, तो वहाँ पे रेतीला है, रेगिस्तान बना हुआ है, रेत ही रेत है चारों तरफ। ठीक है, अब हीरा की बात हो गई। हीरा बोलता है, रवि ने बोला ना कि केवल ऊँट दिखते हैं, तो हीरा बोलता है कि केवल ऊँट ही नहीं दिखती हैं, आप हमारी डेजर्ट में आइए, रेगिस्तान में आइए, आपको सांप भी दिखेगा, लिजार्ड मतलब छिपकली भी दिखेगी, और कई सारे इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े भी दिखेंगे। तो ये ऐसे आपस में बात कर रहे हैं। अब रवि सोचता है कि ये सब जितने भी जानवर हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने लोग हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने पे इतने बदल क्यों जाते हैं? एक जगह पे क्या एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, लोग संपर्क करते हैं, इंटरेक्शन करती हैं? तो टीचर बोलता है हाँ बिल्कुल करती हैं। ठीक है, अब टीचर ने समझाया कि जितने भी प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन्स बीइंग, ठीक है, ये अपने इमीडिएट सराउंडिंग मतलब अपने पास की चीज़ों पर निर्भर हैं। प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग अपने पास की चीज़ों पर निर्भर है और ज़्यादातर एक दूसरे के ऊपर भी निर्भर हैं। जैसे मैंने अब तुम्हें एग्जाम्पल बताया था, क्या था कि हम लोग सांस ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेने के लिए, वो ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ पौधे देते हैं। हम लोग क्या छोड़ते हैं? CO2 बाहर छोड़ते हैं मुंह से। अब वो CO2 कौन लेता है? पेड़ पौधे लेते हैं, जिससे उनका खाना बनता है। तो ऐसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन, ये संबंध जो एक दूसरे के साथ है, उसके साथ साथ आसपास के जीवों पर भी है और आसपास की जगह पर भी है, तो इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं।
इकोसिस्टम के कई टाइप हो सकते हैं, जैसे बड़ा रेन फॉरेस्ट मैं भी दिखाऊंगा, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, जो मैंने अभी ऊँट मैं दिखाता हूँ, सबकी सब दिखाता हूँ, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, ओशन, समुद्र, रिवर, छोटा पॉन्ड। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पॉन्ड का। अब एक इकोसिस्टम में यहाँ पे हिरण भी है, पानी भी है, कमल भी है, बतख भी है, गाय भी चर रही हैं, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, पहाड़ भी है। तो ये सब आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट है, और प्लस ये सब पानी के ऊपर भी डिपेंड है, तो आसपास की जगह पर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, देखो ये भी एक इकोसिस्टम है। बोट में लोग रह रहे हैं, पानी मछली पकड़ रहे हैं, मछली खा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से नारियल तोड़ रहे हैं, नारियल खा रहे हैं। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये देखो, ऊँट की ज़रूरत मनुष्य को है चलने के लिए रेगिस्तान में, तो मनुष्य ऊँट पर डिपेंड है। और ऊँट को प्यास लगेगी तो पानी मनुष्य देगा, इंसान देगा। तो ऊँट का काम इंसान को चलाना है, प्लस इंसान ऊँट को पानी पिला रहा है, तो ये भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये देखो रेन फॉरेस्ट, ये पता है ये फ़ोटो मैंने ली है जंगल बुक मूवी से। जंगल बुक मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन पता है आपको कहाँ बनी है ये मूवी? ये मूवी बनी है एमपी के पेंच नेशनल पार्क में। ठीक है, ये सब इमेजिनेशन वाली मूवी है। बस एक अच्छी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, तो मैंने ये फ़ोटो लगा दिया है। ये मोगली है, फेमस कैरेक्टर जंगल बुक मूवी का। बगीरा है, भालू है। देखना हो तो आप ये मूवी देख सकते हो, अच्छी है। ठीक है, ये सब हो गई। अब इनने पूछा है कि आपको क्या लगता है, जो रवि अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था प्लेग्राउंड के बारे में, वो भी एक इकोसिस्टम था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या वो एक इकोसिस्टम था तो कैसे था। ओके, अब हम देखते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो इंसान होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स, वो किससे इंटरेक्ट करते हैं? एनवायरनमेंट से। और पूरे एनवायरनमेंट को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल दिया हम लोगों ने। कैसे बदला, चलो देखते हैं। जो अर्ली ह्यूमंस थे, पुराने ज़माने के लोग, बिल्कुल आज से 2-3 हज़ार साल पहले के लोग, उन्होंने अपने आप को नेचर के हिसाब से ढाल लिया था। एक आसान सी ज़िंदगी जीते थे वो लोग, और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होती थी वो अपने आसपास के नेचर से बिना नेचर को मॉडिफाई किए ले लेते। देखो कैसे, ये देखो, ये फ़ोटो है। ये फ़ोटो अभी भी जो जनजातियाँ होती हैं ना, जंगलों के अंदर रहती हैं। हालांकि हमारे हाथ में तो मोबाइल आ गए हैं, तो हमने तो इन पूरे जो पर्यावरण है ना, एनवायरनमेंट, उसका सत्यानाश कर दिया है। बिल्कुल सड़कें बना ली हैं, जंगल काट दिए हैं, सब कुछ कर दिया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी जंगलों में रह रहे हैं, उनको हम वनवासी बोलते हैं। तो उन्हीं की एक फ़ोटो है। बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। अपनी पूरी जो ज़रूरतें होती हैं वो आसपास की लकड़ियाँ इकट्ठा करके पूरी कर लेते हैं। देखो कितनी हंसती हुई मुस्कुराती हुई ज़िंदगी है इनकी। ये देखो, ये सब अपनी ज़िंदगी आराम से जीते हैं। बिल्कुल इन्हें किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई घमंड नहीं है। बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, ज़रूरतमंद चीज़ें। ज़्यादा इनकी कोई ख्वाहिशें नहीं होती हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती गईं। इंसानों ने क्या है कि बदल दिया पूरे एनवायरनमेंट को। उन्होंने फसलें उगाना सीखी, जानवरों को पालना सीखे, और एक सैटेलाइट। पहले के लोग इधर उधर घूमा करते थे, उनको घुमक्कड़ बोलते थे। फिर उन्होंने एक सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी, मतलब एक जगह पर रहने लगे वो लोग। उसके बाद में व्हील मतलब पहिए का आविष्कार हो गया। एक्स्ट्रा खाना बचाने लगे। फिर बार्टर सिस्टम आ गया। बार्टर सिस्टम क्या होता है, यहाँ देखो बार्टर सिस्टम। तो आजकल जो पैसों के बदले चीज़ खरीदी जाती है ना, पुराने टाइम पे पैसों के बदले चीज़ नहीं खरीदते थे, एक सामान से दूसरा सामान खरीदते थे। जैसे मुझे चाहिए 5 किलो चावल, मेरे पास है 5 किलो गेहूँ, तो मैं 5 किलो गेहूँ के बदले 5 किलो चावल ले लूँगा। मेरे पास 2 भैंसें हैं और मुझे चाहिए एक बैलगाड़ी,
तो मैं 2 भैंसे दे दूंगा, 1 बैलगाड़ी ले लूँगा। तो इस चीज़ को बोलते थे बार्टर सिस्टम। पैसों का यूज़ नहीं करते थे, सामान के बदले सामान खरीदा जाता था। जैसे ही बार्टर सिस्टम आया, वहाँ से ट्रेड स्टार्ट हो गया। ट्रेड मतलब व्यापार। व्यापार के बाद कॉमर्स स्टार्ट हो गया, पैसों का लेन देन वाली चीज़ें। उसके बाद इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन जब से आया ना भाई साहब, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आया था इंग्लैंड में। कब आया था? 1600-1700 शताब्दी में, आज से 300-400 साल पहले। उसके बाद तो सत्यानाश हो गया है पूरी दुनिया का। इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आने के बाद लड़ाइयाँ मारकाट मची पड़ी दुनिया भर में। चारों तरफ फ्रांस, इंग्लैंड सब आपस में लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? कब्जा करने के लिए, ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए। तो आर्मी को मॉडर्न बनाने के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था। तो क्या हो गया कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होने लगे, बहुत सारी चीज़ें बनने लगी। ट्रांसपोर्टेशन फास्टर बन गया। आज से अगर 500-600 साल पहले देखो ना, तो समुद्र में चलना इतना आसान नहीं था। हवा में तो उड़ना छोड़ ही दो, वो तो 1902 में राइट विडर्स ने प्लेन बनाए हैं, ठीक है। पानी में भी चलना मुश्किल था। तो जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया। और जैसे इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन तो आज से 30-40 साल पहले आया था। उससे पहले ये मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह नहीं थी। उसके बाद तो हर किसी के पास मोबाइल है। ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। मतलब किसी को चैन नहीं है, बिल्कुल कोई रुक नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है लाइफ। तो ऐसे करके इंसानों ने कहाँ एक टाइम पे रहते थे जंगलों में शांति से, बिल्कुल आराम से, बिना किसी टेंशन के, अपने हिसाब से पर्यावरण को बदल के आज इस नौबत पे आ गए हैं कि बिल्कुल ख़त्म होने वाला है सब कुछ। पानी पॉल्यूट हो चुका है, एयर पॉल्यूट हो चुकी है, ज़मीन रहने के लिए बची नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो ये सब इंसानों ने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से बदल दिया है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे इंसानों ने एनवायरनमेंट कैसे बदला है, तो आप इतना लिख सकते हो उसमें, ठीक है। अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपको गर्मियों के टाइम पे तरबूज खाना क्यों अच्छा लगता है? वाटरमेलन होता है तरबूज। और ठंडियों के टाइम पर भुने हुए मूंगफली खाना क्यों अच्छी लगती है? क्यों? क्योंकि वाटरमेलन में पानी होता है, गर्मियों में शरीर में पानी की कमी रहती है, इसलिए वाटरमेलन खाना अच्छा लगता है। ठंडियों में ठंडी रहती है तो भुनी हुई मूंगफली खाना अच्छी लगती है, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये बताया गया है कि परफेक्ट बैलेंस चाहिए किस चीज़ में? नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा है? नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, और ये अपने माउंटेन्स हैं। इसके बीच में वो ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब जो इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, उसके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए। ह्यूमन मस्ट लर्न, इंसानों को सीखना ही होगा। क्या सीखना होगा? कि एनवायरनमेंट के साथ हारमोनियस मतलब बैलेंस तरीके से ज़िंदा कैसे रहा जाता है, ये चीज़ इंसानों को सीखना ही होगी। अगर इंसान नहीं सीख पाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरा सत्यानाश हो जाएगा, कोई भयंकर प्रलय आएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नदियाँ पूरी सूख जाएंगी, वैसे भी नदियाँ सूखती जा रही हैं धीरे धीरे। ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। जो कोस्टल सिटी है ना, समुद्र के किनारे जो सिटी बस रही हैं, उनमें पानी बढ़ने लगा, नदियों में कचरा बढ़ते जा रहा है, इसके कारण बाढ़ आती जा रही है। तो इंसानों को सीखना होगा, और आप सिखाओगे। आप फ्यूचर हो, आप भविष्य हो इस देश का, अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का, अपने देश का, और इस पूरी दुनिया का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें देखना है कि लाइफ को कैसे जीना है, हार्मोनी बैलेंस तरीके से जीना है, या फिर जैसे हमारे 200-300 साल से पूर्वज जीते आ रहे हैं वैसे जीना है। उन्होंने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सभी लोगों ने नहीं, जो लोग बुरे थे उन लोगों ने अपने लालच के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। इसी बीच में आती है एक न्यूरी मैडम। न्यूरी मैडम कौन है? एक लड़की है मिजोरम से, जो रवि की क्लास में है।
वो हमेशा अपनी बात करती रहती है कि उसके मिज़ोरम में बहुत हरियाली है। तो उसने रवि को अपसेट देखा। क्यों अपसेट हो रहा था रवि? कि उसका खेल का मैदान लॉस्ट हो गया, ख़राब हो गया। तो न्यूरी ने इनवाइटेड किया था अपने होम स्टेट में विजिट करने के लिए आने वाली वैकेशन में, छुट्टियों में। तो रवि के टीचर ने बोला था कि आप लोग जहाँ जहाँ जा रहे हो वो ड्रॉ करना, पेंटिंग बनाना, किसकी? लैंडस्केप की, घरों की, और लोग क्या करते हैं उन सब की। तो यही काम दिया था अपनी वैकेशन के लिए। तो चलो न्यूरी का हम देख लेते हैं मिज़ोरम कहाँ पे है। सबसे पहले मैप में देखें मिज़ोरम। तो मिज़ोरम कहाँ पे है? ये मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ तुम्हें। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में म्यांमार की बॉर्डर पर ये रहा मिज़ोरम। मिज़ोरम की कैपिटल है ऐजवाल। ठीक है, इसका बॉर्डर म्यांमार से भी लगता है, बांग्लादेश से भी लगता है, और इंडिया में तो है ही है मिज़ोरम। तो मैप में हमने देख लिया 3 जगह की बात हो गई। कहाँ कहाँ की? एक तो केरला की बात हो गई, एक राजस्थान की बात हो गई, एक मिज़ोरम की बात हो गई। मिज़ोरम देखें दिखता कैसा है, ये देखो कितनी प्यारी जगह है। ये मिज़ोरम की फ़ोटो है। ये नाव बनी हुई है, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, है ना, बिल्कुल नेचुरल टाइप की। ये देखो कितनी हरियाली है मिज़ोरम में। तो नूरी ने बताया और सबको इनवाइट किया कि भैया अपसेट मत होइए, आप आ सकते हो, घूम सकते हो। ठीक है, वाटर सिस्टम हमने, हाँ ये देख लेते हैं। 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। आप भी मनाना, अब आपको पता चल गया ना 5 जून को, तो आप भी मनाया करो। वाटर सिस्टम हमने पढ़ लिया है कि पैसों की जगह यहाँ पर क्या यूज होता है, चीज़, एक दूसरे से चीज़ खरीदी जाती है, बेची जाती है बिना पैसों की। ठीक है, और ये आपके करने के लिए बोला है कि अपने बड़े लोगों से पूछिए और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए। ठीक है, बड़े लोग जब वो बच्चे थे, आपकी उम्र के थे, तो कितने पेड़ पौधे लगे हुए थे उनके चारों तरफ, क्या क्या वो घर के अंदर खेल खेला करते थे, क्या क्या बाहर खेला करते थे, उनका फेवरेट फल क्या था, कब? जब वो आपकी उम्र के थे तब। ये आपको अपने बड़े बूढ़ों से पूछना है। ठीक है, और वो अपने आप को कंफर्टेबल मतलब आरामदायक पोजीशन में, जब भयंकर गर्मी पड़ती थी और भयंकर सर्दी पड़ती थी, तो हम लोग तो आजकल क्या करते हैं, एसी चला लिया। हाँ, गर्मी पड़ रही है तो एसी चला लिया, सर्दी पड़ रही है तो भैया चिमनी जला ली, रूम हीटर चालू कर लिया। लेकिन वो लोग क्या करते थे, और वो लोग जो यूज करते थे, क्या उससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या फिर हम लोग जो यूज कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान हो रहा है? आप ये भी, मुझे पता है एसी से ज़्यादा नुकसान होता है एनवायरनमेंट को। आज से 100 साल पहले एसी नहीं थी तो एनवायरनमेंट को इतना नुकसान नहीं हो रहा था। हम जो घर में रूम हीटर चलाते हैं उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहले की और तरीके थे गर्म करने के। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। अगले वाले चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये आपको देखना है। इतनी थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आप क्वेश्चन आंसर सही ढंग से नहीं समझ पाओ और उनको नहीं कर पाओ। तो अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबाना है। वीडियो अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी देखें तो उनको शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बहुत अच्छी बन रही है, बहुत प्यारी बन रही है, बहुत मेहनत से बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो मेरी मेहनत ख़राब नहीं करना है। अगले क्वेश्चन आंसर पे अगर तुमसे आंसर बन रहे हैं तो फिर मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।